हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन रिकैप सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम रिकैप सीरीज में करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 3। जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है नीट एग्जामिनेशन में, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेक्चर्स हमने ज़्यादा रखे हैं। और अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चलता है कि बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इसलिए हमारा एम क्या है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा है और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए शुरू करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। लेट मी रीड। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ पीरियड टी हैज ए मेटल बॉब विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो बॉब पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इफ इट इज अलाउड टू ऑसिलेट above a positively charged metal plate, then its period will, पहला आंसर है रिमेन्स इक्वल टू टी, दूसरा आंसर है टी से कम हो जाएगा, तीसरा इनफाइनाइट, चौथा ग्रेटर देन टी। तो सिचुएशन देखिए कुछ इस तरह से दी गई है कि आपका जो पेंडुलम है, जनरल कंडीशन में उसका जो टाइम पीरियड होता है, इस पे चार्ज है -q, मास मान लेते हैं m। तो हम जानते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√L/g। अब अगर हम इसके नीचे एक, इस पे चार्ज है आपका -q, अगर इसके नीचे हम एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रख दें तो इस केस में कोई चार्ज प्लेट नहीं थी, तो नेट फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कितना था? mg। अब यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो इस -q पर दो फोर्स लगेंगे, एक तो mg भी लगेगा और दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम देखते हैं कि नेट डाउनवर्ड फोर्स जो नीचे की तरफ लगने वाला टोटल फोर्स है वो अब क्या हो गया है? mg प्लस f। अब हमें f तो दिया नहीं है, तो इस केस में हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं mg प्लस f। तो a हो गया हमारा g प्लस f बाय m। f क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऐसे केसेस में जो नया टाइम पीरियड होगा t डैश, उसको हम लिख पाएंगे √L/g प्लस f बाय m। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ L किससे डिवाइड हो रहा है? G से, और यहाँ L किससे डिवाइड हो रहा है? G प्लस f बाय m से, मतलब एक बड़ी वैल्यू से। जब बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं t डैश इज लेस देन t। जो नया टाइम पीरियड है वो t से कम होगा। तो इसका जो आंसर है ये होना चाहिए सेकंड आंसर, लेस देन टी। सिंपल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी है 0 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of charged particle after t second is। तो देखिए, पहली बात, इस चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया गया है u इक्वल टू 0, और काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये तो 0 है, ये ए टी है, तो t सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए टी। अब एक्सलरेशन कैसे निकालेंगे? हाउ विल फाइंड एक्सलरेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी डिवाइडेड बाय मास। तो ऐसे केसेस में हमारा वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड आ जाएगा EQT/m। क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल को 0 से रिलीज किया जाता है, मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे छोड़ दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पर एक फोर्स लगाएगी जिसे हम बोलते हैं ई क्यू। तो फोर्स ई क्यू है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ई क्यू बाय एम। अब हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, हम वी की वैल्यू जानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना सिंपल है। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर, तो एनर्जी काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम ई क्यू टी बाय एम का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ एम ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, हाफ ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, हाफ ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है, और यहां पर हमने मान के चला है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और उसका साइन दिया जाएगा तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसे आप नोट करें, फ्लक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अ सरफेस एस इक्वल टू टेन जे, तो एरिया वेक्टर दिया गया है टेन जे, इज कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 7k, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू दिस सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है ई डॉट एस। तो ई की वैल्यू आपको दी हुई है 2i कैप 4j कैप और 7k कैप, इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे सरफेस के साथ जो कि दिया हुआ है 10j कैप। आई डॉट जे 0 होता है, 4j तो इसका जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी 4 इंटू 40, तो आंसर आएगा 40 यूनिट्स। बहुत सरल सवाल, सीधा सीधा होने वाला सवाल, तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट आंसर 40 यूनिट्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे आप नोट करिए। A cube of side A is placed in uniform electric field E equal to E naught I cap plus E naught J cap plus E naught K cap. The total electric flux passing through the cube would be, पहला आंसर E naught A square, दूसरा आंसर 2E naught A square, तीसरा आंसर 6E naught A square, चौथा आंसर none of these। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है उसका x कंपोनेंट क्या है E नॉट आई, y कंपोनेंट क्या है E नॉट j और z कंपोनेंट क्या है E नॉट k। अब हम क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्यूब को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हमने सबसे पहले क्या करा, क्यूब को ड्रॉ करा। तो हमने क्यूब को ड्रॉ कर लिया और मान लिया कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये हमारा है जेड एक्सिस और ये एक्सिस हमने मान लिया y और ये एक्सिस मान लिया x, और क्यूब की साइड हमें कितनी दी गई है, a दी गई है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो है E नॉट आई कैप। अब आप जानते हैं कि क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, क्यूब के 6 सरफेस होते हैं। तो मैं थोड़ा इसको नाम दे देता हूं, A B C D E, इसे F बोल देता हूं, इसे G बोल देता हूं। अब आप देखिए हम बात कर रहे हैं सरफेस, पहला सरफेस हमने लिया OAGF, OAGF।
तो इसका जो सरफेस वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा और इसका सरफेस वेक्टर होगा माइनस ए स्क्वायर आई कैप, माइनस ए स्क्वायर आई कैप, माइनस ए स्क्वायर आई कैप। और दूसरा सरफेस हमने लिया बी सी डी ई, इसका सरफेस वेक्टर होगा ए स्क्वायर आई कैप। तो सबसे पहले सरफेस ओ ए जी एफ का फ्लक्स निकालते हैं, क्योंकि ई नॉट आई कैप डॉट माइनस ए स्क्वायर आई कैप प्लस ई नॉट आई कैप, ई नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। तो इसका जो फ्लक्स आया माइनस ई नॉट ए स्क्वायर और इसका आया ई नॉट ए स्क्वायर। तो ओवरऑल फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ए बी ई जी पर से के टेंजेंशियल है, पैरेलल है, इसलिए कोई भी फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा। तो सिर्फ दो सरफेस है, एक ए ओ एफ जी और दूसरा है बी सी डी ई, इनका फ्लक्स होगा। तो हमने जब कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि हमने ई नॉट जे को कंसिडर नहीं करा यहाँ पर, क्योंकि ई नॉट जे आई कैप पर क्या होगा, आई कैप पर क्या होगा, आई कैप से क्या होगा 90 डिग्री पे होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक्स कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रिस्पॉन्सिबल है किन के फ्लक्स के लिए, एक तो इसके लिए और दूसरा इस सरफेस के लिए। बात को समझिए। इसी तरह जो ई नॉट जे होगा, ई नॉट जे होगा, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दो सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक होगा ए बी सी ओ और दूसरा होगा जी ई डी एफ। तो ई नॉट के कारण फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह ई नॉट जे के कारण भी फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह ई नॉट के कारण भी फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नन ऑफ दीज। लेकिन हम जानते हैं तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, अगर कभी नन ऑफ दीज नहीं दिया जाए तो हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0। और एक और बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप बिना एरिया वेक्टर के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, जब भी कोई क्लोज सरफेस, जब भी कोई क्लोज सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, जब भी कोई क्लोज सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो, और उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो, तो ऐसे केसेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0। हमने दो सरफेस के लिए कैलकुलेट किया, इसी तरह आप बचे हुए सरफेस के लिए भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका आंसर है 0 और हमने इसे मैथमेटिकली सॉल्व किया। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ई नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आई कैप की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। तो ये देखिए, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ एंटर कर रही है किससे, ए ओ एफ जी से, उतनी ही बाहर निकल रही है बी सी डी ई से। तो अंदर आने वाला फ्लक्स और बाहर निकलने वाला फ्लक्स बराबर हो गया, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0। इसी तरह ई नॉट जे, जे की बात करते हैं। ई नॉट जे का मतलब ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो जितनी ए बी सी ओ में एंटर करेंगी उतनी ही जी ई डी एफ से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं ई नॉट के की, ई नॉट के की। तो ई नॉट के लिए देखिए दो सरफेस इंपॉर्टेंट हो गए, ए बी सी ओ। तो जितनी लाइंस सी डी एफ ओ में एंटर करेंगी, इधर से सी डी एफ ओ में एंटर करेंगी, उतनी बाहर निकलेंगी ए बी ई जी से, इसलिए फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़ा आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए ये और भी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय ई नॉट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ई नॉट अपॉन ए इंटू एक्स आई कैप। तो यहाँ देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ऐसे सभी फेसेस जो वाई और जेड पर होंगे उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड असर नहीं डालेगी। तो हमें सिर्फ उन्हीं फेसेस को देखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0। तो देखिए ये रहा हमारा x इक्वल टू 0 दिख रहा है। चलिए इसको नाम दे देते हैं a b c d और ये हो गया हमारा e f और g। तो हमने नाम दे दिया सरफेस को और ये जो आपका सरफेस है वो E है। दिस पर्टिकुलर सरफेस आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज E। तो ऐसे सारे सरफेस जैसे देखिए ये x इक्वल टू 0 पे कौन सा सरफेस है OFDC, x इक्वल टू a पर कौन सा सरफेस है BEGA। तो ये x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a और ये आपके क्यूबॉइड बनाया गया है और हमें अब इसका फ्लक्स निकालना है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस पर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किन सरफेस का फ्लक्स होगा, ABEG का होगा, ध्यान दीजिए ABEG का होगा और दूसरा होगा OFDC। और बाकी सरफेस जैसे AOCB इनका फ्लक्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 0 होगा, क्योंकि इनका जो सरफेस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, y एक्सिस पर होगी। तो ये बात यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए हमने इसको नेमिंग दे दी है ABC, ABCDEFG। अब देखिए सबसे पहले हम सरफेस कंसीडर करेंगे। हम सरफेस कंसीडर करेंगे कौन सा, सरफेस OFDC। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है E नॉट अपॉन AX, E नॉट अपॉन AX, तो x 0 हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस सरफेस के कारण 0 हो जाएगी। इसलिए फ्लक्स ऑफ OFDC क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं इस सरफेस की, सरफेस OF, ये देखिए हम बात कर रहे हैं सरफेस, ओके, इस सरफेस की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए BEGA, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x एक्सिस यहां दिया गया है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है, a है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E नॉट अपॉन A इंटू A आई कैप। तो इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी E नॉट आई कैप, E नॉट आई कैप। और सरफेस, दूसरी बात, सरफेस BE3D का क्वेश्चन है, GA का जो सरफेस वेक्टर है वो सरफेस वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होगा, वो होगा A स्क्वायर आई कैप, A स्क्वायर आई कैप। अब फ्लक्स निकालना बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट आई और सरफेस वेक्टर है A स्क्वायर आई कैप। तो निकालते हैं। तो फ्लक्स हमें निकालना है किसका, BEGA, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है
वो है ई नॉट आई, और सरफेस वेक्टर हमने अभी निकाल ही लिया, ए स्क्वायर आई कैप, ए स्क्वायर आई कैप। तो आई डॉट आई 1 होता है, तो फ्लक्स हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। तो सिर्फ एक ही सरफेस का फ्लक्स होगा, किसका? बीई जी ए का, बीई जी ए का। बाकी ए ओ सी बी का फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है। ई डी एफ जी का फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। सी बी ई डी का भी फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इसका जो सरफेस वेक्टर है, देखिए बात को समझिए, इसका जो सरफेस वेक्टर है वो होगा ए स्क्वायर के कैप, और ये नीचे वाले का सरफेस वेक्टर होगा ए स्क्वायर माइनस के कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, तो आई डॉट के क्या होता है? 0। इसी तरह इसका बी सी ओ ए का जो सरफेस वेक्टर होगा वो होगा माइनस ए स्क्वायर जे, और इसी तरह इसका सरफेस वेक्टर होगा ए स्क्वायर जे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। तो फ्लक्स सिर्फ दो सरफेस का होगा, एक ओ एफ डी सी का, ओ एफ डी सी दिख रहा है आपको, पर वहां पर x इक्वल टू 0 है, यहां पर ओ एफ डी सी पर x 0 होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इसलिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसी सरफेस का फ्लक्स होगा। ये रहा हमारा सरफेस ए बी ई जी, तो वो हमने निकाल लिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर। तो आंसर इज ई नॉट ए स्क्वायर। एनसीईआरटी में दिए गए हैं इस तरह के सवाल, तो बड़ा ध्यान दीजिए, बड़े अच्छे सवाल है और सिंपल भी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में दी गई है तो वह उन्हीं सरफेस का फ्लक्स होगा जिनके एरिया वेक्टर आई कैप हो या माइनस आई कैप हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और जे और ऐसे सारे सरफेस जिनके सरफेस वेक्टर जे कैप माइनस जे कैप के कैप माइनस के कैप हो, उनका फ्लक्स एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण 0 होगा। अब देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। कभी कभी आप जानते हैं आउट ऑफ 50 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छे खासे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लें। ओके, तो सवाल पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स, तो देखिए वर्ड आ गया आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है उनकी रेडियस सेम है। कैरिंग डिफरेंट चार्जेस, पर उन पे चार्जेस अलग अलग हैं। अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स एफ व्हेन प्लेस्ड इन एयर मीडियम एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट। तो जब उन्हें एयर में रखा जाता है डी डिस्टेंस पर, तो वो एक दूसरे को एफ फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। आगे पढ़ते हैं। द स्फीयर्स आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, उन्हें टच कराया जाता है, एंड देन टेकन टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, और टच कराने के बाद वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन पर रख दिया जाता है। नाउ अब द टू स्फीयर रिपल ईच अदर विद ए फोर्स, अब दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। कितने फोर्स से? अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F था तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कितना होगा? P होगा। द रेशियो ऑफ बिटवीन इनिशियल चार्जेस ऑन द स्फीयर इज। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन है। हम जानते हैं 50 क्वेश्चन में से 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेशन रहती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है तो हमें इसे करना चाहिए। तो अब देखिए ये स्फीयर है, मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1 और दूसरे स्फीयर पे चार्ज है माइनस Q2, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं। और मान लीजिए उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? D। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया हुआ है 1/4πε0। कूलम्स को लॉ को लगाते वक्त चार्जेस की सिर्फ वैल्यू ली जाती है, साइन नहीं लिया जाता। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब उन्हें टच करा और टच करने के बाद सेपरेट कर दिया, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। तो टच करने से पहले उन पर टोटल चार्ज था Q1 माइनस Q2,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा, तो अब इन पर नया चार्ज आ जाएगा कि टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों पे बढ़ जाएगा और वापस डी डिस्टेंस पे रख दिया जाता है। अब ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल देते हैं। तो देखिए नए चार्जेस कैसे हमने निकाले, दोनों चार्जेस को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड किया, क्योंकि वो आइडेंटिकल है इसलिए उन पे बराबर चार्जेस रहेंगे। तो अब फोर्स ऑफ रिपल्शन भी F है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले पे चार्ज Q1 माइनस Q2/2, दूसरे पे चार्ज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन डी स्क्वायर। पर आप जानते हैं F की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 4। अब ये कैंसिल हो गया तो हमें मिला 4Q1 Q2 इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब 4Q1 Q2 स्क्वायर कर लीजिए, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, माइनस 2Q1 Q2, इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 6Q1 Q2। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 6Q1 Q2 इक्वल टू 0। अब हम मान लेते हैं कि Q1 और Q2 का रेशियो कितना है, R। तो Q1 को हम लिख सकते हैं RQ2। ध्यान दीजिए Q1 को क्या लिख सकते हैं, RQ2। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 6Q1 Q2। तो Q1 को हमें लिखना है RQ2 तो लिख दीजिए R स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। तो Q1 को लिखना है RQ2, तो Q2 इंटू Q2 ये हो जाएगा 6R Q2 स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन को Q2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें मिलेगा R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6R इक्वल टू 0, R स्क्वायर माइनस 6R प्लस 1 इक्वल टू 0। और R क्या है, चार्जेस का रेशियो, तो अब निकाल लेंगे R स्क्वायर माइनस 6R प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये होगा प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 4 गए तो 32 बचेंगे अपॉन 2। और 32 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 8। तो R की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 4 का रूट 2 बाहर चला जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 प्लस माइनस रूट 8। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 3 प्लस माइनस रूट 8। देखते हैं कौन सा आंसर है, 3 प्लस माइनस रूट 8। थर्ड इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। और एक बार करने में हो सकता है आपको उसमें दिक्कत जान पड़े, तो मेरा एडवाइस है जब जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम जाती है तो उनको कम से कम 3 बार रिपीट करें, रिवाइज करें, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यही एक तरीका है कि हम इन सब चीज़ों को अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। तो ये अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट था, ये इस तरह से हुआ।
और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थी, उस कैलकुलेशन ने इसे थोड़ा टिपिकल बना दिया। तो ये अब हो गया है। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, पर यहाँ थोड़ी सी हमने इसमें लैंग्वेज क्या करी है, बदली है। टू पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, एंड Q2 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस B 1 centimeter and A 2 centimeter from the origin of the y and x axis as shown in the figure। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस आपका A हो गया और ये डिस्टेंस हो गया आपका B, और एक पॉइंट है ए बी जो थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस पर, थीटा एंगल सबटेंड करता है। आपको टेन थीटा निकालना है। 4 आंसर दिए गए, टेन थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू 2, तीसरा आंसर टेन थीटा इक्वल टू 3, चौथा आंसर टेन थीटा इक्वल टू 4। तो Q1 2 माइक्रोकूलम है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका Q1, जरूरत पड़ने पे हम इसे लिख लेंगे 2 माइक्रोकूलम, और Q2 है 1 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 1। अब देखिए पॉइंट P पर, यहां पर पॉइंट P पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q1 के कारण, तो मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, E1, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के कारण होगी पॉइंट P पर, तो उसको भी देख लेते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं E2, क्या मान लेते हैं, E2। तो ये सिचुएशन हुई। अब आगे कैसे करा जाएगा, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया हमारा E2। हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट, और हमने मान लिया रिजल्टेंट कितना है, E है। अब बात करते हैं इस एंगल की, थीटा। तो टेन थीटा कैसे निकाला जाएगा, देखिए ये E2 है, तो ये भी कितना होगा, E2 होगा। तो टेन थीटा निकाला जाएगा E2 बाय E1 से। तो ये जो रिजल्टेंट है ये आपका कितना एंगल बनाता है, E1 के साथ, और E1 किसके पैरेलल है, E1 किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ। तो रिजल्टेंट थीटा एंगल बनाता है E1 के साथ, और E1 पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो अब टेन थीटा हम जानते हैं कि कितना होगा, E2 बाय E1। अब उसके लिए हमें E2 और E1 की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले E1 की वैल्यू देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस A है, चार्ज Q1 अपॉन A स्क्वायर, और उसी तरह E2 की वैल्यू देख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, और ये डिस्टेंस क्या है, B है। बाद में B को हम 1 रख देंगे अपॉन B स्क्वायर। तो टेन थीटा आ गया आपका E2 बाय E1, टेन थीटा आ गया E2 बाय E1। तो रख दिया E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू बाद में रखेंगे, Q2 अपॉन B स्क्वायर
1/4πε0 Q1/a²। तो बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा tan थीटा Q2/Q1 अपॉन a²/b²। अब Q2/Q1, तो इसको अगली स्लाइड पर हम ले जाते हैं, tan थीटा को Q2/Q1 इंटू a²/b²। तो tan थीटा हो गया हमारा Q2/Q1 इंटू a²/b²। बस अब इसकी वैल्यू रखनी है, तो सबसे पहले Q1 देख लेते हैं, 2 है, बदलने की कोई जरूरत नहीं है, रेशियो है ना, हम दोनों का माइक्रो कूलम में ले सकते हैं। तो Q1 है 2 और Q2 है 1। Q1 है 2 और Q2 है 1, तो ये हो गया 2:1। अब A के बारे में बात करते हैं। A दिया है 2 और B दिया है 1। A दिया है 2, B दिया है 1, तो ये 1/2 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा tan थीटा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर है tan थीटा इक्वल टू 2। tan थीटा इक्वल टू 2, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। बड़ा सरल सवाल भी है और सरल नहीं भी है, पर इंपॉर्टेंट जरूर है, इसे नोट कर लीजिए। A hollow cylinder has a charge Q, कूलम विद इन इट। इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, Q कूलम। Within it, if phi is the electric flux in units of voltmeter associated with the curved surface B, इसका फ्लक्स है phi. Then the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter. तो देखिए प्लेन सरफेस यहां पर दो हैं, एक तो प्लेन सरफेस C है और एक प्लेन सरफेस A है। अब Q से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस, Q से निकलने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस A को तो काटेंगी और C को भी काटेंगी, और दोनों का एरिया क्योंकि सेम है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेट फ्लक्स ऑफ वन प्लेन सरफेस is phi dash, so flux of two plane surface will be equal to 2 phi dash, 2 phi dash। तो इस सिलेंडर के 3 सरफेस हैं, 2 प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है, 2 प्लेन सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। अब गॉस लॉ लगाते हैं, तो फ्रॉम गॉस लॉ टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल फ्लक्स होगा 1/ε0 इंटू Q, क्योंकि अंदर कितना चार्ज रखा गया है, अंदर कितना चार्ज रखा गया है Q। इसके बाद इस टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फ्लक्स ऑफ टू प्लेन सरफेस, फ्लक्स ऑफ टू प्लेन सरफेस, फ्लक्स ऑफ टू प्लेन सरफेस प्लस फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस, ये लिख सकते हैं। और ये टोटल फ्लक्स हो गया Q/ε0। अब आपको दिया गया है, ये तो हम जानते हैं 2 phi डैश, और कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स हमें दिया गया phi इक्वल टू Q/ε0। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 phi
डैश 2 phi डैश प्लस phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 phi डैश विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi, देयरफॉर phi डैश विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस phi होल डिवाइडेड बाय हाफ। तो ये देखिए, ये दोनों प्लेन सरफेस का फ्लक्स है, कितना q अपॉन एप्सिलॉन, और एक का कितना होगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई इंटू 1/2। अब क्वेश्चन पे जाते हैं और इसकी लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए, पूछा गया ए का फ्लक्स कितना होगा, ए का फ्लक्स कितना होगा। तो ए का फ्लक्स होगा, एक सरफेस का, एक प्लेन सरफेस का फ्लक्स है पाई डैश, तो इसका आंसर है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई इंटू 1/2। q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई इंटू 1/2। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आसानी से 1 मिनट के अंदर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे नोट कर लें। ओके, आपने यहाँ पे इसे पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। A thin conducting ring of radius r is given a charge q। तो ये जो थिन आपको कंडक्टिंग रिंग दी गई है, इस पे जो टोटल चार्ज है वो q है। The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB, AKB के कारण सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, ये दिया हुआ है। The electric field at the center due to the charge on the part ACDB, अब हमें निकालना है ACDB के कारण, ACDB के कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्वार्टर की, एक 1/4 पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, E दी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इन सारे पोर्शंस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे AC की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो AC की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E, क्योंकि 1/4 हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब हम निकालेंगे CD की इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी, CD की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो CD की इलेक्ट्रिक फील्ड ये E होगी। अब बचा हमारे पास DB पोर्शन। अब देखिए, DB पोर्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी E होगी। तो ये E और ये E एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगी कौन सी फील्ड। तो सवाल उठता है कि बचेगी कौन सी फील्ड। फिर मैं बोल रहा हूं, ये E दिख रहा है आपको, और AC की फील्ड E और BD की फील्ड E एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब बचा हुआ पोर्शन क्या हो गया, CD। तो CD की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, और कहां होगी, अलोंग ओके, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगी, अलोंग ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है E अलोंग KO नहीं होगा, E अलोंग ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ए सिंपल ऑल्सो। 1/4 हिस्से की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है। तो हमसे पूछा गया था ACDB की फील्ड। इसमें 3/4 हिस्से, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है। इसकी और इसकी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बच जाएगी सिर्फ CD की फील्ड, जो होगी कितनी, E। तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ में आपको आ गया होगा।
अब देखिए, अब ये रहा हमारा अगला सवाल। ये थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन उतना ज्यादा भी कैलकुलेशन नहीं है, इसे नोट करिए। यहाँ आपको 3 इनफाइनाइट चार्ज शीट्स दी गई है। कितनी? 3 ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, डेंसिटी सिग्मा, 2 सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, सिग्मा 2 सिग्मा एंड माइनस 4 सिग्मा। आपको निकालना है फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तो चलिए सबसे पहले ए पर निकालते हैं। ए पर ये पहली शीट है और ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो ए पर पहले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मान लेते हैं कितनी है, E1। दूसरे के कारण ये भी पॉजिटिव चार्ज है, E2। और तीसरे के कारण E3। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे E1, E2 और E3। तो E1 पहले के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 दूसरे के कारण सिग्मा नहीं है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E2 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E3 तीसरे के कारण ये 4 सिग्मा है, ध्यान दीजिए, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गई 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 और E2 क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है इसलिए जुड़ जाएंगे। तो E1 प्लस E2 को जोड़ने पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब सिचुएशन ऐसे बनी कि E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 हो गया 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E3 हो गया, E3 हो गया ओके, हाँ, अब E3 हो गया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E3 हो गया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर अब देखिए थोड़ा हम इसको फिर से करते हैं। तो यहाँ पर आ गया E1 और E2 ऐड हो गए, E1 प्लस E2 ऐड हो गए 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E3 इधर लग रहा है। तो E3 कितना है? E3 है 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E3 की वैल्यू E1 प्लस E2 से ज्यादा है, तो नेट फील्ड होगी आपकी, नेट फील्ड होगी E3 माइनस E1 प्लस E2। तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 में से 1.5 गया तो आधा बचेगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो ए का आंसर आ गया। अब हमें सिर्फ ए पर ही नहीं, हमें बी पर भी फील्ड निकालनी है, पॉइंट बी पर भी हमें फील्ड निकालनी है। तो चलिए पॉइंट बी पर फील्ड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए फिर से नंबरिंग करी हमने, तो ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो बी पर सिग्मा के कारण फील्ड होगी उससे दूर E1, सिग्मा 2 के कारण होगी उससे दूर E2, और -4 सिग्मा के कारण होगी E3। तो यहाँ पर देखिए E1 और E3 जुड़ रहे हैं, E1 और E3 जुड़ रहे हैं। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए E1 पहले के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E2 दूसरे के कारण 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तीसरे के कारण, तीसरे के कारण यह है 4 सिग्मा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें जोड़ना किसको है, E1 और E3 को जोड़ना है, क्योंकि E1 और E3 एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। और अब हम इसको अगले स्टेप पे ले जाते हैं, तो E1 प्लस E3 जोड़ देते हैं, तो देखते हैं E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जोड़ने पर ये हो जाएगा 5/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E3 इसके अपोजिट लग रहा है, तो E3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो E3 कितना है, अब देखिए E2 इसके अपोजिट लग रहा है, तो E2 कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेफिनेटली E1 प्लस E3 जो कि है 5/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये E3 से ज्यादा है, इसलिए नेट फील्ड आएगी 5/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन को रखने के पीछे पर्पस है कि हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि अगर एक इनफाइनाइट प्लेट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके पास वाले किसी भी पॉइंट पर उसकी फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अब हमें सी पर फील्ड निकालनी है, अब हमें किस पर फील्ड निकालनी है, सी पे फील्ड निकालनी है। तो देखिए करते हैं, यह आपका पहला, यह आपका दूसरा, यह आपका तीसरा, तीसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी है -4 सिग्मा, -4 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब प्लस सिग्मा। और सी पॉइंट की लोकेशन देख लेते हैं, ये रही दूसरे और तीसरे के बीच में, ये पॉइंट है सी। यहाँ पर आपको फील्ड निकालनी है, ये पहली फील्ड, ये दूसरा, ये तीसरा। तो सी पर 3 फील्ड होगी, पहले के कारण, दूसरे के कारण। पहला और दूसरा पॉजिटिव है, इसलिए सी पर जो फील्ड होगी E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में होगी। और सी पर नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होगी -4 सिग्मा की, वो भी उसकी तरफ होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नेट फील्ड क्या हो गई, जुड़ गई, E1 प्लस E2 प्लस E3। तब E1 बोलते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लीजिए, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 4 सिग्मा, तो ये आ जाएगा 7 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सरल सवाल है, इसमें किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। इसको इसलिए रखा गया कि इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है। अभी हमने इस सवाल में कितनी प्लेट्स को डिस्कस किया, 3। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपसे 2 प्लेट्स का सवाल पूछ लिया जाए, तो कंसेप्ट आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि तीनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में इसलिए जुड़ गई, तो इसका आंसर होगा 7 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, नोट करिए। A thin spherical shell of radius r has a charge q spread uniformly over its surface. पूरा चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Which of the following graph most closely represent the electric field produced by the shell in the region 0 r, where r is greater than 0 and less than infinity, where r is the distance from the center of shell। अब ये 4 आंसर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम आपको कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफ को थोड़ा समझाएं। तो सबसे पहले स्फीयर को हम कंसीडर करते हैं,
तो देखिए ये हमने एक स्फीयर बना लिया। ये हमने एक स्फीयर बना लिया और अब हम एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया और अब हम डिस्टेंस बना लेते हैं। ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए अगली बात, हम जानते हैं कि किसी भी स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टिंग है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। सरफेस पे होती है 1/4πε0 Q/r²। और आउटसाइड द सरफेस होती है 1/4πε0 Q/x², जहां की x क्या है? डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर हम कहां पर हैं? स्फीयर के सेंटर पे हैं। सेंटर पे फील्ड 0 होगी। अब हम सेंटर से जैसे जैसे हम इस लाइन पे बढ़ेंगे तो हम सेंटर से सरफेस की तरफ जा रहे हैं। तो सेंटर से सरफेस के टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो मैं ग्राफ थोड़े दूसरे कलर से बनाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ येलो कलर से। तो ये बताता है, और यहाँ पर आर क्या है? रेडियस के बराबर है। और डेफिनेटली जब आर रेडियस से छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि हम अंदर हैं। अब हम यहाँ पर सरफेस पर पहुंच गए, तो जैसे ही सरफेस पर पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0। हम इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, Q/r²। अब हम सरफेस से दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने पे फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ये देखिए ये आपका ग्राफ है इज प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो ग्राफ के पोर्शन कौन कौन से हैं? एक तो ये है और दूसरा ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टफ सब्जेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? अब हो सकता है ये आप लोगों का आंसर याद भी हो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफिकल पोर्शन देखिए, ये ग्राफ है और ये ग्राफ है। तो चौथा आंसर क्या है? सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी मालूम है मुझे ये आपने जरूर पढ़ा होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। सिंपल सा सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिए। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज ड्रॉप इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। A charge oil drop is suspended in uniform electric field 3 into 10 to the power 4 volt per meter, so that neither falls nor rises. The charge on the drop will be, take the mass of the charge 9.9 into 10 to the power minus 15 kg and G is 10. तो हमसे पूछा गया है चार्ज। तो एक चार्ज ड्रॉप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस हो जाता है। तो कंडीशन थोड़ी इस तरह से है, आप देखिए। ये हमारा चार्ज ड्रॉप है, ये बैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब, बैलेंस कब आएगा? जब उसका वेट, और मान लीजिए इस पे चार्ज कितना है? प्लस Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स EQ उसके वेट के बराबर हो। तो कंसेप्ट आ गई mg = EQ। तो मास क्या होगा?
ई क्यू डिवाइडेड बाय जी। अब हमें ई देखना है कि ई कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁻⁴। अच्छा, मास भी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज होगा mg/e। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मास देखते हैं। 9.9 × 10⁻−15 kg, 9.9 × 10⁻−15, और जी की वैल्यू 10 दी गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴। तो ये हो गया 3 × 10⁻⁴। तो 3 9.9 को कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया 3.3। 10⁻−15, ये 10 की पावर कितनी है, 1 है, और ये ऊपर गई। तो चार्ज होगा 3.3 × 10⁻−18 कूलम। तो इसका आंसर होना चाहिए 3.3 × 10⁻−18 कूलम। 3.3 × 10⁻−18 कूलम। सिंपल सवाल है। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज ड्रॉप इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज ड्रॉप न गिरता है न ऊपर उठता है। कब? जब उसका वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगले सवाल पर बात करते हैं, जो सरल सवाल था। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। नोट कर लीजिए। An electric dipole of moment P is placed in uniform electric field E such that P points along E. If the dipole is slightly rotated about an axis perpendicular to the plane containing E and P and passing through the center of dipole, the dipole executes simple harmonic motion. Dipole simple harmonic motion करता है. Consider I to be the, ये I है, to be the moment of inertia of the dipole about the axis of rotation. What is the time period of such oscillation? Most important. अब देखिए, ये हमारा डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका डायपोल मोमेंट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अभी क्योंकि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसलिए उस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है, और टॉर्क भी 0 है। अब क्या होगा, जब हम इस डायपोल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दें, तो कैसी सिचुएशन बनेगी? अगर हम डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा विस्थापित कर दें, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो वो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देगा और मीन पोजीशन से दूर चला जाएगा। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाएगा, मान लीजिए एक किसी टाइम पर वो कितना एंगल बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगी, और तो टॉर्क क्या करेगा, डायपोल को वापस अपनी मीन पोजीशन पे लेके आएगा। पर जब जैसे ही डायपोल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को छोड़ेगा, उस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, और वो टॉर्क के कारण कुछ टाइम के बाद वो रुक जाएगा, और फिर वो टॉर्क के कारण अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगा। और जैसे ही वो मीन पोजीशन में वापस आएगा, तो टॉर्क उस पर वर्क करेगा, तो उस वर्क के कारण डायपोल काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा और अपनी मीन पोजीशन को छोड़ देगा। तो इस तरह वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर ऑसिलेशन करेगा। अब सवाल ये उठता है कि हमें कहा गया कि भाई टाइम पीरियड निकाल दो,
क्या निकाल दो, टाइम पीरियड निकाल दो। तो अब टाइम पीरियड कैसे निकालें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। कौन सी कंसेप्ट यूज करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग का मतलब वो बल आघूर्ण जो उसे वापस लेकर आता है, माइनस पीई साइन थीटा, पर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस पीई थीटा, क्योंकि जब थीटा स्मॉल होता है तब हम साइन थीटा को कितना लिख सकते हैं, थीटा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो से वापस लेके आ रहा है कितना, माइनस पीई थीटा। अब टॉर्क को हम लिख सकते हैं टॉर्क, और टॉर्क को हम लिख सकते हैं रोटेशन से आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या हो गया उसका, एंगुलर एक्सलरेशन। अल्फा क्या हो गया, एंगुलर एक्सलरेशन। एंगुलर एक्सलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सलरेशन। और एसएचएम में हम एंगुलर एक्सलरेशन को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अब सिचुएशन ऐसी बनी, माइनस पीई थीटा इक्वल टू माई आई। अब देखिए ये कितना है, आई है, कितना था, आई इंटू अल्फा। अब अल्फा की जगह हमने लिख दिया, अल्फा की जगह हमने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो पीई इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई पीई अपॉन आई, तो ये हो गया ओमेगा रूट ऑफ पीई अपॉन आई। अब अगली स्लाइड में हम ओमेगा को क्या लिख देंगे, ओमेगा को क्या लिख देंगे, 2π/t लिख देंगे। तो ओमेगा आ गया रूट पी अपॉन आई। तो अब देखिए यहाँ पे जगह की थोड़ी प्रॉब्लम है तो हमें यही करना पड़ेगा। तो ओमेगा को हम लिख देंगे 2π/t, रूट पीई अपॉन आई। तो अब ये थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं। तो देखिए, तो 2π/t इक्वल टू पी अपॉन आई, तो इसको इधर ले गए, आई अपॉन पीई, और इसको राइट में ट्रांसफर करा, टी अपॉन 2π। तो हमारा आंसर आ गया 2π आई अपॉन पीई इक्वल टू टी। और मेरी एडवाइस है कि आप इसे याद रखें, आप इसे याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद है आपको ये रिकैप सीरीज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन और मजबूत होता जाएगा। हमें यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। इस लेक्चर में इतना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलते हैं अगले रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में। बाय।